हेलो एवरीवन, शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री में आज हम लोग शुरू करते हैं एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। अम्ल, क्षारक एवं लवण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड परीक्षा में बहुत से क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, पूरा वेटेज लेके आता है ये। दूसरा कि अगर आप एसिड्स, बेस और साल्ट का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो केमिस्ट्री में जनरली जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं सबका डिवीजन आप एसिड, बेस और साल्ट में करते हैं। तो पूरा जो इनऑर्गेनिक होगा उसके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी आपको आराम से मालूम हो जाएगी। तीसरा, जो बहुत सी रिएक्शंस होती हैं जो डिपेंड करती हैं इन कंपाउंड्स पे, उन रिएक्शन को सीखने में आपको आसानी होगी, उन रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझने में आपको आसानी होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और आराम से इसके कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, तो ध्यान से इस चैप्टर को आप पढ़िएगा। अब अम्ल, क्षारक एवं लवण, तो तीन बातों को पढ़ना है हमको इसमें। एक तो अम्ल को पढ़ना है, अम्ल के बारे में जानना है कि अम्ल होता क्या है, अम्ल की पहचान क्या होती है, अम्ल के गुण क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं और इसकी रिएक्शंस कैसे होती हैं। इसी तरह से बेस को हमको पढ़ना है कि बेस होते क्या हैं, पहचान क्या होगी, गुण क्या होंगे, रिएक्शंस क्या होंगी। तो साल्ट के बारे में भी इसी तरह से हमको पढ़ लेना है। तो तीनों के बारे में पूरे चैप्टर में हमें बताया गया है कि ये होते क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, गुण क्या है और उनके रिएक्शंस क्या है। अब हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि जितने भी कंपाउंड्स हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, जितने भी यौगिक से हम परिचित हैं केमिस्ट्री में, उन यौगिकों का डिवीजन दो तरह से हुआ। या तो वो विद्युत अपघट्य होंगे, या तो वे विद्युत अनपघट्य होंगे, या तो वो इलेक्ट्रोलाइट हुए या तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हुए। अब आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट यहाँ कहां से आ रहा है। इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का कॉम्बिनेशन है यहां से। अब शुरू कीजिए। जैसे देखें, जितने भी कंपाउंड्स, जितने भी यौगिक हम केमिस्ट्री में यूज कर रहे हैं, उन यौगिकों को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। या तो ये इलेक्ट्रोलाइट होंगे, इलेक्ट्रोलाइट होंगे मतलब विद्युत अपघट्य होंगे, अपघट्य होंगे, या ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे, विद्युत अनपघट्य होंगे, विद्युत अनपघट्य होंगे। अब क्या मतलब है विद्युत अपघट्य और विद्युत अनपघट्य का। विद्युत अपघट्य का मतलब वे कंपाउंड होते हैं, कोई भी कंपाउंड, कोई भी यौगिक, ये विद्युत अपघट्य होगा जब ये लिक्विड फेज में, द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में मतलब लिक्विड फेज में, लिक्विड फेज में, या फिर सॉल्यूशन के फॉर्म में, या फिर सॉल्यूशन के फॉर्म में, सॉल्यूशन में, विलयन के रूप में, विलयन में, विद्युत चालक हो, विद्युत चालक हो, विद्युत चालक हो, कंडक्टर हो गई। तो कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट होता है, कोई भी यौगिक विद्युत अपघट्य होता है जब द्रव अवस्था में या विलयन में ये विद्युत चालक हो। ये गलित अवस्था में रहे या सॉल्यूशन के फॉर्म में रहे तो इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए, ये इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये आयनिक होते हैं, आयनिक होते हैं, आयनिक होते हैं मतलब इनका आयन हो जाता है। जब इनमें बिजली आप प्रवाहित करोगे तो आयनाइजेशन हो जाएगा, या इनको जब आप घोलोगे विलयन के फॉर्म में करोगे तो इनका आयनाइजेशन हो जाएगा। तो आयनिक फॉर्म में होते हैं मतलब आयन बनाते हैं, ये आयन बनाते हैं, आयन बनाते हैं। अगर ये दो प्रॉपर्टी है
किसी भी कंपाउंड में, किसी भी यौगिक में, तो वह यौगिक विद्युत अपघट्य यौगिक कहलाएगा। ठीक है। अब जो विद्युत अपघट्य यौगिक होंगे वो विद्युत अपघट्य यौगिक तीन तरह से होंगे, तीन डिवीजन इनके हम कर सकते हैं। जितने भी विद्युत अपघट्य यौगिक होंगे हमारे इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो तीन कैटेगरी में डिवाइड होंगे, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये अम्ल होंगे या क्षारक होंगे या फिर लवण होंगे। तो यहां पर आपको यह समझ में आया कि अम्ल, क्षारक और लवण इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, विद्युत अपघट्य होते हैं। मतलब अगर अम्ल है, कोई यौगिक अम्ल है, तो इसका मतलब उससे विद्युत अपघट्य होना पड़ेगा। अगर ये विद्युत अपघट्य है तभी अम्ल होगा। अगर कोई यौगिक क्षार है तो इसका मतलब वह विद्युत अपघट्य है। अगर वह लवण है तो वह विद्युत अपघट्य है। तो विद्युत अपघट्य यौगिक ही अम्ल हो सकते हैं, क्षार हो सकते हैं या लवण हो सकते हैं। विद्युत अनपघट्य जो होगा वह ना तो अम्ल होगा, ना तो क्षार होगा और ना ही लवण होगा। तो ये एसिड बेस साल्ट नहीं हो सकते। तो विद्युत अनपघट्य में इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब गलित अवस्था या विलयन के फॉर्म में विद्युत के सुचालक नहीं होंगे। दूसरी बात, इनका आयनाइजेशन नहीं होगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, विद्युत अपघट्य यौगिक का। तो विद्युत अपघट्य के ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन सल्फेट है। ये सब जितने भी यौगिक आपको मिलेंगे वो सारे के सारे विद्युत अपघट्य यौगिक हैं। और यही विद्युत अपघट्य यौगिक ही अम्ल होते हैं, क्षारक होते हैं और लवण होते हैं। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आपका चीनी है, शुगर, ग्लूकोज है और आपका एल्कोहल है, ये आदि, ये जितने भी आपके यौगिक होंगे ये विद्युत अनपघट्य यौगिक हैं। इसका मतलब इनका आयनाइजेशन नहीं होता, ये गलित अवस्था में विद्युत के चालक नहीं होंगे। तो अब जब ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं तब ये ना तो एसिड होंगे, ना बेस होंगे और ना ही साल्ट होंगे। तो एसिड बेस साल्ट होने के लिए यौगिक का इलेक्ट्रोलाइट होना जरूरी होता है, विद्युत अपघट्य होना जरूरी होता है। इसका मतलब यौगिक का आयनाइजेशन होना जरूरी होता है। अगर एसिड बेस और साल्ट है कोई यौगिक तो उसका आयनाइजेशन होगा। अगर किसी यौगिक का आयनाइजेशन नहीं हो रहा है इसका मतलब वह एसिड बेस साल्ट नहीं है। और दूसरी बात, आपने कहा गलित अवस्था में या विलयन की अवस्था में, मतलब ये प्रॉपर्टीज मिलेंगे कहां से आपको, गलित अवस्था में मिलेंगे या विलयन की अवस्था में, इसे हम लोग आगे देखेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो अब कंपाउंड आपके दो फॉर्म में हो गए। अब एक फॉर्म जो रहा जिसे आपने इलेक्ट्रोलाइट कहा, यही इलेक्ट्रोलाइट ने हमको एसिड बेस और साल्ट दिया। नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरफ से तुरंत हम लोग आंख मूंद लेंगे कि इनका आयनाइजेशन नहीं होगा। जब इनका आयनाइजेशन नहीं होगा और ये गलित अवस्था में विद्युत के चालक नहीं होंगे तो ये हमको ना तो एसिड दे सकते हैं, ना बेस दे सकते हैं और ना ही साल्ट दे सकते हैं, क्योंकि एसिड बेस साल्ट के लिए कंपाउंड का आयनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। कंपाउंड आयनाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए, उसका आयनाइजेशन हो जाना चाहिए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो यौगिक होंगे, विद्युत अनपघट्य जो यौगिक होंगे, उनका आयनाइजेशन नहीं होगा। ठीक, तो ये बात हो गई। अब एक एक करके पढ़ते हैं, एसिड को लेते हैं, बात करते हैं एसिड की, अम्ल की बात करते हैं, एसिड की बात करते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, इसका जो स्वाद होता है, टेस्ट, ये खट्टा होता है, सोर होता है।
खट्टा होता है। एक्चुअली ये एसिड शब्द ही खट्टे से आया। इस एसिड शब्द का लैटिन भाषा में जो मतलब है वो है खट्टा, क्योंकि एसिड आया लैटिन का एक शब्द है एसियस, एसिकस। इसका मतलब होता है सौर, खट्टा। तो मतलब जो पदार्थ खट्टे थे उन्हीं पदार्थ को एसिड कहा गया। जो पदार्थ स्वाद में खट्टे थे उन्हीं पदार्थ को कहा गया एसिड। तो जो भी यौगिक आपके खट्टे होंगे, जो भी आपका पदार्थ स्वाद में खट्टा होगा उसमें एसिडिटी पाई जाएगी। जैसे आपका आंवला, इमली, नींबू, ये जितने कच्चा आम, ये जितने भी खट्टे पदार्थ आपको मिलेंगे जिनका भी स्वाद खट्टा होगा वे अम्ल की प्रॉपर्टीज रखेंगे, एसिड की प्रॉपर्टी रखेंगे। केवल इतने से काम तो होगा नहीं, स्वाद तो आप जान गए कि स्वाद भाई इसका खट्टा होता है एसिड का। दूसरा, इसकी परिभाषा की बात जब की गई तो परिभाषा इसकी आरहेनियस ने एक परिभाषा दी। आरहेनियस एक वैज्ञानिक थे, आरहेनियस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी परिभाषा दी थी कि वे यौगिक, वे कंपाउंड, वे यौगिक जिनका जलीय विलयन, जिनका एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन हाइड्रोनियम आयन देता है। हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन को H प्लस एक्वस या H3O प्लस से आप लिख सकते हो, आयन देता है, देता है। वे अम्ल कहलाते हैं। वे यौगिक जिनका जलीय विलयन हाइड्रोनियम आयन देगा वे क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। हाइड्रोनियम आयन को आप लिख कैसे सकते हो? हाइड्रोनियम आयन को आप लिख सकते हो H प्लस एक्वस या H3O प्लस। तो हाइड्रोनियम आयन जो होगा, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन जो होगा इसे आप लिखेंगे H प्लस एक्वस या H3O प्लस से, या H3O प्लस से, ऐसे आप लिख सकते हो उसको। ये हाइड्रोनियम आयन, अगर H प्लस एक्वस है तो उसको भी आप हाइड्रोनियम आयन पढ़ोगे, अगर H3O प्लस लिखा है तो उसे भी आप हाइड्रोनियम आयन पढ़ोगे। तो अम्ल की परिभाषा आरहेनियस के हिसाब से जो सबसे ज्यादा मान्य है, उसके हिसाब से इन अम्ल की परिभाषा हुई कि वे यौगिक, वे कंपाउंड जिनका एक्वस सॉल्यूशन, जिनका जलीय विलयन हाइड्रोनियम आयन देता है उसे हम अम्ल कहते हैं। अब हाइड्रोनियम आयन का मतलब यह होता है कि बेटा कि अगर कोई कंपाउंड H प्लस आयन देता है, H प्लस आयन देता है जलीय विलयन, अगर किसी कंपाउंड का जलीय विलयन H प्लस आयन दे रहा है तो H प्लस आयन क्योंकि अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है, तो ये जल के मॉलिक्यूल के साथ तुरंत कंबाइंड कर जाता है, तुरंत वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड कर जाएगा, जल के अणु के साथ जुड़ जाएगा और बना देगा हाइड्रोनियम आयन जो अस्थायी होता है, स्टेबल होता है, जो स्टेबल होता है, अस्थायी होता है। तो ये होता है भाई। तो एसिड जो होंगे, सीधा सीधा मतलब एसिड जब जल में घोले जाएंगे, एसिड का सॉल्यूशन जब आप लोगे तो एसिड का सॉल्यूशन क्या देगा? जब उसको सॉल्यूशन आप लोगे तो हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा एसिड। हाइड्रोजन आयन क्योंकि अस्थायी होता है तो वो जल के मॉलिक्यूल से कंबाइंड कर जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, जल के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएगा, और जैसे ही जल के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा वो स्टेबल हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। उसी जल के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन आयन का जुड़ना ही कहलाता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, देखते हैं हम लोग। अब ये हो गया आपका परिभाषा एसिड की।
अब एसिड के एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं कि एसिड होते क्या है। ठीक है, एसिड के एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि जो हमारे यौगिक आएंगे भाई, फार्मूले के फॉर्म में आएंगे, तो कौन से यौगिक हैं जिन्हें आप एसिड के रूप में बताओगे, एसिड की कैटेगरी में कौन कौन से यौगिक आएंगे। तो आप कहोगे कि जहां भी H प्लस आयन के साथ कोई यौगिक मिलेगा तो उस यौगिक को हम कह देंगे कि ये यौगिक है हमारा एसिड। तो एसिड में एक चीज याद रखना कि जो स्ट्रांग एसिड में तो कुछ एसिड आप डायरेक्ट याद रखना, जो पूरी केमिस्ट्री में यूज होंगे स्ट्रांग एसिड के रूप में, 3 एसिड हम यूज करते हैं। एक तो होता है HCl जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक तो ये स्ट्रांग एसिड के रूप में यूज होता है। दूसरा HNO3 जिसे आप बोलोगे नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये स्ट्रांग एसिड के रूप में यूज करोगे। तीसरा आपको यूज करना है H2SO4 का, जिसे आप कहोगे सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जनरली आप अपने लेवल पे ये 3 स्ट्रांग एसिड को यूज करते हो। पूरी केमिस्ट्री में लगभग रिएक्शन इन तीनों से कंफर्म हो जाती है। जितनी भी रिएक्शंस आएंगी एसिड की, जनरली आप ये तीनों एसिड्स यूज करोगे स्ट्रांग एसिड के फॉर्म में। तो ये तीनों एसिड आप याद रखिएगा स्ट्रांग एसिड के रूप में। ठीक है, तो ये तीनों में आप देखें कि अगर इनका आयनाइजेशन आप करेंगे तो ये तीनों H प्लस आयन देंगे, और जब इनका एक्वस सोल्यूशन होगा तो वहां हाइड्रोनियम आयन मिल जाएगा। तो यहां पर अगर हम HCl का आयनाइजेशन करें तो देखें H प्लस आयन, Cl माइनस आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। HNO3 का आयनाइजेशन करें तो यहां पर आपका होगा H प्लस आयन और ये आपका नाइट्रेट आयन। आगे सल्फ्यूरिक एसिड का अगर हम आयनाइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा H प्लस आयन और सल्फेट आयन। तो ये आयनाइजेशन जब भी होगा तो देखें हाइड्रोजन आयन मिल जा रहा है सब में। तो हाइड्रोजन आयन के जो भी कंपाउंड हमको मिलेंगे इनका जलीय विलयन हाइड्रोनियम आयन देगा और वो एसिड कहलाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रांग एसिड के रूप में हम ये 3 एसिड लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। लगभग आपके कोर्स की जो आपके लेवल की जितनी भी रिएक्शंस होंगी उन रिएक्शंस में ये 3 एसिड्स बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। तो स्ट्रांग एसिड के फॉर्म में इन तीनों को हमेशा याद रखिएगा। आगे देखते हैं आगे एसिड में क्या होंगे। तो ये तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये तो स्ट्रांग एसिड हम 3 याद कर ले रहे हैं और तीनों में हाइड्रोजन आयन मिल जा रहा है इनका आयनाइजेशन में। तो इसका मतलब जब इनका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो हाइड्रोजन आयन वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन देगा और आर्हेनियस का फार्मूला यहां पर यूज हो जाएगा जिन्होंने कहा था कि जलीय विलयन कंपाउंड का हाइड्रोनियम आयन देना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि जो एसिड में होते हैं कि अगर H प्लस के साथ कोई भी आप नेगेटिव रेडिकल का कंपाउंड जोड़े, तो जैसे H प्लस हमारे पास है हाइड्रोजन आयन, इसके साथ हम लोग कार्बोनेट जोड़ लें तो जो यौगिक हमारा बनेगा वो बनेगा H2CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड हो जाएगा। अब हाइड्रोजन है हमारे पास, फास्फेट जोड़ ले रहा हूं PO4-3, इनसे जो कंपाउंड बना लूंगा H3PO4, H3PO4, ये जो हमारा हो जाएगा वो एसिड हो जाएगा। मतलब अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसका आयनाइजेशन आप करो और H प्लस आयन आपको मिल जा रहा है तो वो जनरली एसिड की तरह बिहेव करने लगेगा। अन्य एग्जाम्पल इनके हो गए, तो स्ट्रांग एसिड के एग्जाम्पल हो गए। अन्य एग्जाम्पल जो में आप इन दोनों को भी लिख सकते हो, H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकता है और आपका हाइड्रोजन फास्फेट भी आपका जो है ये एसिड का ही रूप है।
ठीक है, ये भी आपके एसिड हो गए। आगे आप ये देखें कि जो भी नॉन मेटल होंगे, नॉन मेटल जो भी होंगे, नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड हमको मिलेंगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड जो भी मिलेंगे, अगला नॉन मेटल के जो भी ऑक्साइड हमको मिलेंगे, नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड हमको मिलेंगे, पहले में तो हमको ये याद रखना है। दूसरे में देख लेते हैं कि अगर कोई भी कंपाउंड H+ आयन दे रहा है तो वो हमको जनरली एसिड के फॉर्म में मिल जाएगा। नॉन मेटल यहां पर CH3COOH भी लिख सकते हो। यहां पर देखें, एक तो हाइड्रोजन आयन हो गया, दूसरा एसीटेट आयन हो गया, दोनों ने मिलकर CH3COOH बना लिया, ठीक है, जिसे आप एसिटिक एसिड बोलते हो, तो यह भी एसिड ही हो जाएगा। फिर नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड आपको मिलेंगे, जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड मिल गए, नॉन मेटल के ऑक्साइड सबके सब एसिड होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड सब एसिड होंगे। अब नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल होता है बेटा, मेटल और नॉन मेटल की बात जब आपने की थी तो आपने कहा था कि मेटल वे होते हैं जो पॉजिटिव आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, और नॉन मेटल वे होते हैं, अधातु वे होते हैं जो ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो धन आयन बनाने की प्रवृत्ति का मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग की प्रवृत्ति, और ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति। तो इलेक्ट्रॉन लेते कौन है? जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन देते कौन है? इलेक्ट्रॉन त्याग कौन करते हैं? जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नॉन मेटल का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति वाले, ऋणायन की प्रवृत्ति वाले। इसमें आपका कार्बन हो गया, कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 होता है, तो मेटल नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, तो नॉन मेटल में इसको ले रहे हैं। कार्बन हो गया, कार्बन के बाद नाइट्रोजन हो गया, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति है। ऑक्सीजन हो गया, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति हो गई। और आपका सल्फर हो गया भाई, ठीक है, फास्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब जितने भी हैं ये सब नॉन मेटल की प्रवृत्ति रखेंगे, नॉन मेटल की तरह का बिहेव करेंगे। तो इनके जो भी ऑक्साइड आपको बनेंगे वो ऑक्साइड आपके जो होंगे वो एसिड की तरह हो जाएंगे। तो कार्बन का ऑक्साइड अगर आप बनाओ तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाओ तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन तो खुदा ऑक्साइड है। सल्फर का बना लो तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बना सकते हो, और क्लोरीन का ऑक्साइड बना सकते हो Cl2O5। तो ये जितने भी ऑक्साइड बने सब नॉन मेटल वाले, ये सब के सब एसिड की तरह बिहेव करेंगे, रिएक्शन में बड़ा काम करते हैं। कभी कभी बेस के साथ ये नॉन मेटल के ऑक्साइड दे देंगे, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड अगर दे दे रहे हैं बेस के साथ तो नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिड की तरह बिहेव करते हैं, तो वह रिएक्शन एसिड और बेस की रिएक्शन हो जाएगी। तो ये नॉन मेटल के जो भी ऑक्साइड होंगे, यहां का एग्जांपल हम लोग दे रहे हैं। ये नॉन मेटल के ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड आपका, फास्फोरस का ऑक्साइड और क्लोरीन का ऑक्साइड। इस तरह से और भी नॉन मेटल के ऑक्साइड आ सकते हैं। तो ये जितने भी ऑक्साइड नॉन मेटल के होंगे सब के सब एसिड होंगे, एसिड की प्रॉपर्टीज रखेंगे, एसिड की तरह बिहेव करेंगे। तो एसिड के लिए जो भी कंपाउंड आएगा तो उस कंपाउंड को आप देखना, ठीक है। तो एसिड में ये 3 एसिड बराबर याद रखना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में यूज होते हैं, तो इनसे आप तुरंत इनको याद कर लेना। फिर देखें ये हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम लोग जान रहे हैं कि इसमें 2 मूलक हैं, हाइड्रोजन मूलक और कार्बोनेट मूलक, मतलब H+ आयन हमको मिल गया तो जलीय विलयन हाइड्रोनियम आयन दे देगा, तो एसिड की तरह बिहेव करने लगेगा।
हाइड्रोजन फास्फेट है और एसिटिक एसिड है। ये सब के सब हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं, इनका जलीय विलयन हाइड्रोनियम आयन दे रहा है, तो ये सब एसिड हो जा रहे हैं। ठीक है। और नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड हमको मिलेंगे, सारे नॉन मेटल के ऑक्साइड बिहेव करेंगे किसकी तरह? बिहेव करेंगे एसिड की तरह। ठीक है, एसिड की तरह ये बिहेव करेंगे। अब एसिड के बारे में तो लगभग आप जान गए कि एसिड की परिभाषा क्या होती है, और कोई भी कंपाउंड अगर आपको दिख गया तो उस कंपाउंड को आप बता दोगे कि ये कंपाउंड एसिड है कि नहीं है। अपने स्ट्रांग एसिड याद रखिएगा, फिर आप देखिएगा कि क्या H+ आयन मिल जा रहा है उससे। तीसरा आप देखिएगा कि कोई ऑक्साइड अगर है तो क्या ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है। अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो उसे एसिड बोल दीजिएगा। अगर H+ आयन मिल जा रहा है किसी दूसरे आयन के साथ कंपाउंड में तो उसे भी एसिड बोलिएगा। और HCl, H2SO4 और HNO3 को याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं बेस की। बेस की बात करते हैं, क्षारक की बात करते हैं। क्षारक की बात करते हैं तो क्षारक की बात में यह कहा गया कि वे यौगिक जिनका जलीय विलयन हाइड्रोक्सिल आयन देता है। तो वे यौगिक वे कंपाउंड जिनका जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोक्सिल आयन दे। हाइड्रोक्सिल आयन को बोलते हैं OH-। हाइड्रोक्सिल आयन इसको बोलते हैं भाई, हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन देता है। वे क्षारक होंगे, है ना? वे आपके क्या होंगे बेटा? क्षारक होंगे। ठीक है, लेकिन एक बात यहां याद रखिएगा कि सभी क्षारक जो होते हैं, वे वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। कुछ क्षारक जो होंगे वो वाटर में, जल में विलय नहीं होते। कुछ क्षारक जो होते हैं ये जल में विलय नहीं होते हैं, जल में विलय नहीं होते हैं। कुछ क्षारक जल में विलय नहीं होते तो फिर वो हाइड्रोक्सिल आयन देंगे ही नहीं, तो वो क्षारक ही रह जाएंगे। तो जनरली क्या हुआ कि जब हम लोगों ने आर्हेनियस की थ्योरी पढ़ी तो कहा गया कि अगर वो हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है, हाइड्रोनियम आयन दे रहा है, तो क्षारक जो होंगे हाइड्रोक्सिल आयन देंगे। लेकिन हम लोगों ने कहा कि सारे क्षारक हाइड्रोक्सिल आयन नहीं दे रहे, क्योंकि कुछ क्षारक जो हैं वो जल में विलय ही नहीं है। तो जो क्षारक जल में विलय होते हैं वो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, इन्हें अल्कलाइन बोलते हैं। इन्हें क्या बोलेंगे बेटा? क्षार बोलेंगे, अल्कलाइन बोलेंगे, एल्कलाइन बोलेंगे, एल्कलाइन क्षार बोलते हैं, इन्हें क्षार बोलते हैं। ठीक है, तो वे क्षारक जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वे कहलाएंगे एल्कलाइन, क्षार कहलाएंगे। और सभी क्षारक जो होते हैं वो जल में विलय नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्षार स्वाद में जो होते हैं, इनका टेस्ट जो होता है, ये कड़वा होता है भाई, बिटर होता है। ये इनका टेस्ट कड़वा होता है। ठीक, ये चिकने होते हैं, साबुन की तरह चिकने होते हैं, कड़वा टेस्ट होता है, चिकने होते हैं, ये चिकने होते हैं। और तीसरा कि संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, चिकने होते हैं और संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। संक्षारक प्रवृत्ति का मतलब ये होता है
कि जिस चीज के साथ रहते हैं उसका संचरण करते जाते हैं। ठीक है, तो इनको कहते हैं कि इनको टेस्ट वोस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक, तो इनका जो टेस्ट होता है कड़वा होता है, चिकने होते हैं और संचारक होते हैं, साबुन की तरह। जानो साबुन जो होता है, साबुन की तरह इनकी सतह जो होती है साबुन की तरह होती है, चिकनी टाइप की हो जाती है। तो बेस हो गए भाई। ठीक है, जलीय विलयन हाइड्रोक्सिल आयन देता है, और जो भी क्षारक होते हैं जिनका जलीय विलयन हाइड्रोक्सिल आयन होता है उन्हें क्षार कहते हैं, अल्कलाइन बोलते हैं। और सभी क्षारक जो होते हैं वो जल में विलय नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनका टेस्ट क्या होता है, कड़वा होता है, चिकने होते हैं और संचारक की प्रकृति रखते हैं। ठीक, अब इनके एग्जाम्पल की बात करें कि इनको पहचानोगे कैसे। अगर कोई कंपाउंड आ गया तो उस कंपाउंड को कैसे पहचानोगे कि कोई कंपाउंड है तो वो क्षारक ही होगा या कि बेस ही होगा। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि जो भी आपके कंपाउंड आएंगे वे कंपाउंड अगर मेटल के ऑक्साइड हो गए, अगर आपके मेटल के ऑक्साइड हैं, मेटल के ऑक्साइड है, ठीक है, अगर धातु के ऑक्साइड है, कोई कंपाउंड धातु ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड धातु के ऑक्साइड, तो ये क्षार होंगे, क्षारक होंगे, क्षारक होंगे। धातु के ऑक्साइड जो भी मिलेंगे सब क्षारक होंगे। पहला, धातु के हाइड्रोक्साइड, मेटल के हाइड्रोक्साइड जितने मिलेंगे, हाइड्रोक्साइड, धातु के जो भी हाइड्रोक्साइड मिलेंगे, हाइड्रोक्साइड मिलेंगे, ये सब के सब क्षारक होंगे। तीसरा एक और याद रखिएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये भी अगर आपको दिख जाए तो ये भी क्षारक होता है। ठीक है, तो आप तीन चीजें याद रखिएगा बेस को जानने के लिए, क्षारक को जानने के लिए। अगर मेटल का ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड है तो वो क्षारक होगा। मेटल का हाइड्रोक्साइड है, धातु का हाइड्रोक्साइड है तो वो क्षारक होगा। और अमोनियम का अगर हाइड्रोक्साइड है तो वह भी आपका क्षारक होगा। ठीक है, अमोनियम का हाइड्रोक्साइड है तो वो भी आपका क्षारक हो गया। ठीक है, अब देखें इसके एग्जाम्पल की बात कर लें। कोई भी धातु ले लो, उसका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बना दो। अगर क्षारक की बात करता है, आपसे कहा कि कोई क्षारक आप बनाइए, तो आप कोई भी मेटल लीजिए, उसका ऑक्साइड बनाइए, हाइड्रोक्साइड बनाइए, सबका सब क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। मेटल आप जानते ही हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखे, मतलब पॉजिटिव रेडिकल बनाने की प्रवृत्ति रखे, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखे, वही आपका मेटल होता है। अब देखें, आपका सोडियम है तो मेटल है भाई। ठीक है, सोडियम आपका मेटल है, मैग्नीशियम आपका मेटल है, पोटेशियम आपका मेटल है, कैल्शियम है, आयरन मेटल है आपका, कॉपर मेटल है आपका, जिंक मेटल है आपका, ठीक है, प्लेटिनम मेटल है आपका। तो ढेर सारे मेटल से आप परिचित हो। तो क्षार अगर आपने मेटल से परिचय बना लिया तो क्षार और क्षारक को बनाने में आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आपका मेटल मान लीजिए सोडियम आपने लिया, सोडियम लिया, आप सोडियम का ऑक्साइड बना लो, सोडियम का हाइड्रोक्साइड बना लो, ऑक्साइड बनाओ सोडियम का और सोडियम का हाइड्रोक्साइड बना दो, तो सोडियम आपका मेटल हो गया। अब इसका ऑक्साइड भी क्षार होगा, इसका हाइड्रोक्साइड भी क्षार होगा, तो सोडियम ऑक्साइड जो होगा, सोडियम ऑक्साइड जो होगा ये भाई क्षारक होगा। और सोडियम का जो हाइड्रोक्साइड होगा ये भी क्षारक होगा। सोडियम का हाइड्रोक्साइड जो होगा ये भी क्षारक होगा, ये भी क्षारक होगा। अब आप सोडियम का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड तो आपको बनाना आता ही होगा, रेडिकल आपको याद होंगे।
अब सोडियम का ऑक्साइड आपको बनाना है तो सोडियम रेडिकल लेना है Na+1 और ऑक्साइड रेडिकल होता है -2 O-2। अब आप जानते हो कि ये 2 करोगे सोडियम के नीचे, 1 करोगे ऑक्सीजन के नीचे, तो इससे जब आप कंपाउंड बनाओगे तो ये बन जाएगा Na2O। ये सोडियम का ऑक्साइड हो गया, ये आपका क्षार हो गया। तो सोडियम का ऑक्साइड अगर आपको दिख जाए तो आप तुरंत बोलोगे सोडियम का ऑक्साइड है, तो सोडियम धातु है, मेटल है, तो मेटल का ऑक्साइड है तो क्षार हो गया। फिर इसका हाइड्रोक्साइड भी बना सकते हो। सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए सोडियम और हाइड्रोक्साइड दो मूल रेडिकल हैं भाई इसमें, तो सोडियम रेडिकल है Na+1 और हाइड्रोक्साइड है OH-1। अब दोनों से जो आप कंपाउंड बनाओगे वो बनेगा NaOH। तो ये आपका सोडियम का हाइड्रोक्साइड हो गया। धातु का हाइड्रोक्साइड आपका बन गया तो तुरंत बोल दोगे कि ये क्षारक हो गया। ठीक है, तो आप किसी भी मेटल का ऑक्साइड ले लो और किसी भी मेटल का हाइड्रोक्साइड ले लो तो वो क्षारक हो जाएगा। अब जैसे आपको मैग्नीशियम का ऑक्साइड लेना है तो MgO क्षारक हो गया, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड लेना है तो MgOH2, ये भी आपका क्षारक हो गया। किस तरह बना आपको समझ में आ रहा होगा। मैग्नीशियम जो आपका मेटल है इसको रेडिकल फॉर्म में लिखो तो Mg+2। ऑक्साइड इससे बनाना है तो ऑक्साइड होता है O-2। हाइड्रोक्साइड बनाना है तो हाइड्रोक्साइड होता है OH-1। अब इनसे अगर आप कंपाउंड बनाते हो इन दोनों से तो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा MgOH2। अब इन दोनों से अगर आप कंपाउंड बनाते हो तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा MgO। ठीक है, तो इसी तरह से आप किसी भी धातु का ऑक्साइड लो, किसी भी धातु का हाइड्रोक्साइड लो, उसे आप बोलोगे क्षारक। ठीक है, उसे आप बेस बोलोगे, क्षारक बोलोगे। ठीक, तो हम लोगों ने एसिड सीख लिया और बेस सीख लिया। एसिड और बेस को कंपाउंड के रूप में हम कैसे पहचानते हैं, बहुत जरूरी बात है कि आपके पास कंपाउंड है तो आप परिभाषा पढ़ के या टेस्ट जान के, परिचय जानकर आप कंपाउंड को पहचान नहीं पाओगे। आपको रटना नहीं है बेस को। बेस आपसे कोई पूछे कोई बेस का एग्जांपल दीजिए तो किसी भी मेटल का ऑक्साइड बता दो उनको, किसी भी मेटल का हाइड्रोक्साइड बना दो, और एक अमोनियम का हाइड्रोक्साइड याद रखना, अमोनियम का हाइड्रोक्साइड बना दो। अब कोई आपसे एसिड का एग्जांपल पूछे तो 3 आपके स्ट्रॉन्ग एसिड आप याद रखो हमेशा, HCl, HNO3 और H2SO4। इसके बाद आप H+ के साथ कोई भी नेगेटिव रेडिकल का कंपाउंड बना दो, जैसे H+ आयन है उसके साथ कार्बोनेट बना दो, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट बना दो, हाइड्रोजन फास्फोरेट बना दो, हाइड्रोजन ऑक्जिलेट बना दो, कुछ भी बना सकते हो आप। ठीक है, तो तीसरी बात, अगर आप कोई नॉन मेटल का ऑक्साइड भी बना देते हो तो वो भी एज एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो नॉन मेटल का जो भी ऑक्साइड आप बनाओगे सब एसिड की तरह बिहेव करेगा। और बेस भी आप बना सकते हो, तो रटने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझिए। ठीक है, अब अगर कोई भी आपका यौगिक है, कोई भी कंपाउंड है, उसको टेस्ट किया गया और कहा कि भाई खट्टा है स्वाद में, तो आप कहेंगे खट्टा एसिड का मतलब ही होता है, एसिड शब्द जो आया है एस्कस शब्द से आया है, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब ही होता है सौर, खट्टा। तो अगर खट्टा स्वाद है तो एसिड ही है। ठीक है, और बेस जो होता है वो कड़वा होता है। अगर कोई भी पदार्थ स्वाद में कड़वा है तो आप समझिएगा कि बेस की प्रॉपर्टी वो रख रहा है। ठीक है, तो रटने की जरूरत नहीं है बेटा, चीजों को सीखिएगा। और आप जब भी आपको कोई रिएक्शन से एसिड बेस की करानी है तो आप एसिड बेस को रट के रिएक्शन की बात मत करिएगा। ठीक है, आप एसिड बेस को समझिए और कोई भी एसिड बेस लीजिए, रिएक्शन की बात कीजिएगा। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। अब देखते हैं हम लोग साल्ट। एसिड की बात कर लिया बेटा हम लोगों ने, बेस की बात कर लिया। ठीक है, बेसिक में हम लोगों ने पूरी तरह से इनको समझ लिया। अब हम लोग करते हैं कि हम एसिड और बेस को इसको समझने, साल्ट को पढ़ने से पहले इनकी थोड़ी सी हम लोग टेस्टिंग देख लेते हैं बेटा, ये भी थोड़ा सा यूजफुल होता है, फिर साल्ट को पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखें थोड़ा सा चीजें यहां पर देख लीजिए। एसिड बेस का परीक्षण,
ठीक है, एसिड बेस का परीक्षण। अब एसिड और बेस इसका परीक्षण देखते हैं कि इसका परीक्षण कैसे करता है। इसका परीक्षण कैसे करते हैं, ठीक है। तो परीक्षण के लिए आप इंडिकेटर यूज करते हो। परीक्षण के लिए आप यूज करते हो इंडिकेटर, सूचक। और सूचक दो आप यूज करते हो भाई, एक कलर इंडिकेटर यूज करते हो और एक आप यूज करते हो गंधीय सूचक, जिसे आप बोलते हो ओल्फैक्टरी, ठीक है। और एक कलर इंडिकेटर आप यूज करते हो। एक कलर इंडिकेटर आप यूज करते हो। रंगीय सूचक, रंग के आधार पर जो एसिड बेस की सूचना दे उसे हम रंगीय सूचक कहते हैं। और एक गंधीय सूचक होता है जो गंध के आधार पर सूचना देता है, जिसे आप कहते हो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब देखो ये एक्चुअली आता कैसे है। आप इसको ऐसे समझो कि अगर मान लीजिए कि आपके पेट में एसिडिटी हो गई, जलन हो गई, तो जलन हो गई तो फिर आपको क्या दिया जाता है, इनो दिया जाता है। इनो क्या होता है, लगभग वो बेकिंग सोडा का फॉर्म होता है और बेकिंग सोडा जो होगा वो बेस होगा। तो हुई आपके पेट में एसिडिटी हो गई, एसिड ज्यादा हो गई, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या आपको पिलाया जाएगा, बेस पिलाया जाएगा। इसका मतलब एसिड और बेस जब मिलते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देते हैं। एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देते हैं। एसिड बेस के इफेक्ट को कम करेगा और बेस एसिड के इफेक्ट को कम करेगा। यही प्रोसेस यूज है, यही मेन कॉन्सेप्ट है इंडिकेटर में, ठीक है। कि अगर बेस की प्रॉपर्टी लिए हुए कोई कंपाउंड है तो अगर एसिड के साथ आ रहा है तो एसिड उसके प्रभाव को कम कर देगा, उसकी प्रॉपर्टी को कम कर देगा। अगर रंग है तो रंग को खत्म कर देगा, अगर गंध है तो गंध को खत्म कर देगा, ठीक है। अगर बेस है तो बेस का अपना रंग होगा, अपनी गंध होगी। तो बेस को अगर आप बेस के साथ ही करोगे तो ना तो रंग बदलेगा ना तो गंध बदलेगी। लेकिन बेस को अगर आप एसिड के साथ करोगे तो उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, उसका रंग भी चेंज होगा, उसकी गंध भी खत्म हो जाएगी। यही मेन कॉन्सेप्ट होता है इंडिकेटर का। तो इंडिकेटर क्या होता है बेटा, इंडिकेटर एक सूचक होता है ना। इंडिकेटर एक सूचक होता है और ये जो सूचक होता है वो विलयन की अवक्रिया को बताता है कि अवक्रिया आपकी अम्लीय फॉर्म में है, अवक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देता है, ठीक है, कि अवक्रिया पूर्ण हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। तो कलर इंडिकेटर की जो बात हुई, तो कलर इंडिकेटर आपके तीन होते हैं जिनकी बात हम करने वाले हैं। एक तो होता है लिटमस पेपर, ये एक कलर इंडिकेटर है। दूसरा होता है फेनोल्फथेलीन, और तीसरा होता है आपका मेथिल ऑरेंज। तीन होते हैं भाई, ठीक है। एक होगा लिटमस पेपर, दूसरा होगा फेनोल्फथेलीन और तीसरा होगा मेथिल ऑरेंज। तो लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं। एक तो इसका रेड कलर का होगा जो एसिड की सूचना देगा,
रेड कलर का लिटमस पेपर किसकी सूचना देगा? एसिड की। ये एसिड नेचर का होगा। रेड कलर का जो लिटमस पेपर होगा वो एसिड नेचर का होता है। और दूसरा होता है ब्लू कलर का, नीले रंग का, ये बेस की सूचना होता है ना। अब देखें कि अगर हम किसी सॉल्यूशन को पता करना है कि सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, एसिड है या बेस है, सॉल्यूशन हमारा एसिड है या बेस है, तो हमारे पास अगर लिटमस पेपर है तो लिटमस पेपर दो तरह का होगा भाई। या तो वो रेड लिटमस पेपर होगा या फिर ब्लू लिटमस पेपर होगा। हमने कहा कि रेड लिटमस पेपर जो है वो एसिडिक नेचर का होता है और ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो बेसिक नेचर का होगा। तो रेड लिटमस पेपर एसिडिक नेचर का होगा तो एसिड में तो इसका कलर चेंज ही नहीं होगा, तो ये प्रभाव को कम ही नहीं करेगा, तो रेड का रेड ही हो गया, लाल का लाल ही रंग रह गया। ठीक है, लाल लिटमस पेपर का अगर किसी सॉल्यूशन में रंग नहीं बदल रहा है, इसका मतलब लाल लिटमस पेपर क्योंकि एसिडिक नेचर का होता है तो वह सॉल्यूशन भी एसिडिक नेचर का ही होगा। अब इसका कलर चेंज हो गया, मतलब इसका प्रभाव खत्म हो गया। अब कलर अब बेस का आ गया, बेस का आ गया। अब बेस का कलर क्या बेटा? ब्लू, नीला। तो इसका मतलब अगर लाल लिटमस पेपर किसी सॉल्यूशन में डालो और उस लाल लिटमस पेपर का कलर खत्म होके नीला हो जाए तो इसका मतलब प्रभाव कम हो गया, बेस ने इसके प्रभाव को खत्म कर दिया और अपना प्रभाव छोड़ दिया, तो अपना कलर वहां पर छोड़ दिया, तो सॉल्यूशन किस कलर का? सॉल्यूशन क्या होगा? बेस होगा। ठीक, अब जब ब्लू लिटमस पेपर है तो मैंने कहा कि ब्लू जो होता है वो बेसिक नेचर को शो करेगा, तो बेस में अगर आप नीले लिटमस पेपर को क्षारक में डालोगे तो ये भी क्षारक की प्रवृत्ति, ये भी क्षारक की प्रवृत्ति, तो कलर वही रहेगा, कलर वही रहेगा। लेकिन अगर एसिड में डालोगे ब्लू लिटमस पेपर को तो कलर को चेंज करेगा क्योंकि इसके प्रभाव को कम करेगा। अब ब्लू रेड हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फेनॉल्फथेलीन, फेनॉल्फथेलीन जो होता है ये एसिड में रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। अगर फेनॉल्फथेलीन जो होता है वो किसी सॉल्यूशन में आप डालिए और सॉल्यूशन में वो फेनॉल्फथेलीन कलरहीन हो जाए, रंगहीन हो जाए, इसका मतलब वह सॉल्यूशन आपका एसिडिक है। ठीक है, अब अगर ये लाल हो जा रहा है, लाल हो जा रहा है, अगर ये लाल हो जा रहा है, ठीक है, और लाल मतलब कौन? लाल का मतलब गुलाबी वाला लाल। ठीक है, अगर ये लाल हो जा रहा है, गुलाबी वाला लाल हो जा रहा है, तो ये जो आपका होगा वो होगा बेस, जो आपका होगा वो बेस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो लिटमस पे वो होगा बेस में फेनॉल्फथेलीन का कलर हो जाएगा, वो लाल गुलाबी वाला लाल है ये, और इसमें कलरलेस है। मेथिल ऑरेंज जो होगा यहां पर बेटा लाल होगा और यहां पर बेस में पीला हो जाएगा, एसिड में लाल होगा और बेस में पीला हो जाएगा, तो ये रंग वाले सूचक होते हैं। ठीक है, और गंध वाले सूचक में जो हम लोग लेते हैं ऑल्फैक्टरी में, यहां तीन चीज ले लेते हैं, एक तो प्याज ले लेते हैं, एक वैनिला ले लेते हैं, वैनिला का तेल, और एक हम लोग ले लेते हैं लौंग, लौंग का तेल, लौंग तीन ले लेते हैं, वैनिला, लौंग और प्याज। ठीक है, गंधीय सूचक के लिए आप यूज कर रहे हो। ठीक है, और भी यूज कर सकते हो, यहां पर तीन एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। गंधीय सूचक में आप देखें, मैंने कहा था सूचक का मतलब क्या होगा,
हम लोगों ने कहा कि एसिड और बेस एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि प्याज की अपनी गंध होगी, वैनिला की अपनी गंध होगी और लौंग की अपनी गंध होगी। अगर इनकी गंध चेंज हो रही है तो मतलब इनके नेचर से अलग नेचर है दूसरे वाले पदार्थ का। ठीक है, तो अगर इनका नेचर हमको मालूम है और इनका गंध चेंज हो जा रही है तो मतलब जो भी कंपाउंड इनके गंध को चेंज करेगा वो इनकी अपोजिट नेचर का होगा। अगर गंध नहीं चेंज हो रही है तो मतलब दो कंपाउंड यहां मिला रहे हो इनके साथ, उन दोनों का नेचर सेम है। तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी के होते हैं। एसिड वाली प्रॉपर्टी सब में होती है, अम्ल का गुण होता है, सब में एसिड की प्रॉपर्टी होती है, प्याज में भी, वैनिला में भी और लौंग में भी, तीनों में प्रॉपर्टी होती है एसिड की। आप देखें तो अगर हम प्याज का रस है किसी कपड़े में लगा दिया हमने तो प्याज की गंध आने लगी। हम लोग जान रहे हैं कि प्याज की प्रॉपर्टी एसिडिक है और हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 2-4 बूंदें वहां डाल दी, तो क्या अम्ल प्याज की गंध को खत्म कर देगा? नहीं। आप कहेंगे क्योंकि प्याज एसिडिक नेचर का है तो एसिड इसकी गंध को खत्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एसिड इसकी गंध को खत्म नहीं कर पाएगा। तो आपने कोई भी यौगिक डाला, उस यौगिक ने प्याज की गंध को खत्म नहीं किया तो हम लोग बताएंगे कि ये एसिड है भैया। ठीक है, और आपने कोई यौगिक डाल दिया, उस यौगिक ने इसकी गंध को समाप्त कर दिया तो हम लोग कह देंगे कि ये बेस हो गया, क्षारक हो गया। इसी तरह लौंग की तेल की गंध, लौंग का तेल लिया आपने और 2 बूंद कोई दूसरा कंपाउंड आपने डाल दिया, लौंग की तेल की गंध खत्म हो गई। तो हम लोगों ने देखा था कि लौंग का तेल का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है और एसिडिक नेचर को खत्म कर दिया, उसके प्रभाव को खत्म कर दिया, मतलब जो कंपाउंड आपने मिलाया होगा वह कंपाउंड बेस रहा होगा। अगर उसकी गंध नहीं खत्म हुई होती तो आप कहते कि वो कंपाउंड क्या होगा, एसिड होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि सूचक किस तरह से सूचना मिलती है। तो आज हम लोगों ने, आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि प्रकृति में जितने भी कंपाउंड्स हैं जो केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं वो जनरली 2 तरह के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोलाइट, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं और आयनाइजेशन नहीं होता है। जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो गलित अवस्था में या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं और उनका आयनाइजेशन होता है। और एसिड बेस साल्ट जो होते हैं वो आयनिक फॉर्म देते हैं, आयनिक फॉर्म में रहते हैं, तो अतः वही सारे कंपाउंड जिनका आयनाइजेशन होता है वही एसिड होंगे, वही बेस होंगे और वही साल्ट होंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट ही एसिड बेस और साल्ट होंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स एसिड बेस साल्ट नहीं होंगे। इसके बाद हम लोगों ने एसिड के बारे में देखा और बेस के बारे में देखा। कोई कंपाउंड एसिड है कि बेस है, इसके लिए हम लोगों ने रटा नहीं, हम लोगों ने सीखा कि हमें किस तरह से एसिड और बेस को याद रखना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। आगे वाले लेक्चर में हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे।